हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ दीपू कुमार आप सभी का धमाकेदार स्वागत है इस ज्ञान विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का लेक्चर नंबर 12 डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने आयोनाइजेशन एनर्जी को डिस्कस किया था। आयोनाइजेशन एनर्जी के एप्लीकेशन क्या है, उसका मीनिंग क्या होता है, हम लोग उसका किस तरह से डेरिवेशन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी का कुछ एक जो भी एप्लीकेशन है उसको हम लोग थोड़ा और इलेबोरेट करेंगे कुछ मल्टीपल एग्जांपल्स के थ्रू। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर देखेंगे। हम लोग सेकेंड पीरियड के एलिमेंट लेंगे, उनमें हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी का जो भी ऑर्डर होते हैं उनको हम लोग देखेंगे। इस इमेज में आप लोग देख सकते हैं कि ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हैं। ये आप लोग जानते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ये आयोनाइजेशन एनर्जी का जो ऑर्डर है, इसमें आप लोग देख रहे हैं कि बोरोन पहले आ गया है बेरिलियम से, और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीजन पहले आ गया है नाइट्रोजन से। ऐसा क्यों होता है, इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। इसमें ये भी हम लोग पहले देखे थे कि जेड इफेक्टिव जो भी होता है पीरियड में, राइट टू लेफ्ट हम लोग मूव करते हैं तो बढ़ता है, इस कारण से आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ता है। हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि जब भी एक पार्टिकुलर पीरियड में हम लोग लेफ्ट टू राइट जब भी मूव करेंगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, इस कारण से आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ता है। किंतु यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये एज एक्सेप्शन आ गया है, बोरोन जो है बेरिलियम से पहले आ गया है। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है वो नाइट्रोजन से पहले आ गया है। ऐसा क्यों हुआ है, इसको हम लोग आज देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग इसको थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो हम लोग एलिमेंट लेंगे सेकेंड पीरियड का, जो कि है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। स्पेस कम पड़ गए, इसको फिर से लिखते हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। यहाँ स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हैं कि ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हैं, जो कि लेफ्ट टू राइट वो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के फॉर्म में है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, हम लोग इसका एटॉमिक नंबर भी यहाँ पर लिखेंगे। इसके जेड के वैल्यू 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। स्टूडेंट्स, इनके हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखेंगे। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होंगे, लिथियम के लिए होंगे 1s2 2s1। बेरिलियम के लिए होंगे 1s2 2s2। बोरोन के लिए होंगे 1s2 2s2 2p1। कार्बन के लिए होंगे 1s2 2s2 2p2। नाइट्रोजन के लिए होंगे
1s2 1s2 2s2 2p3। यहाँ आप लोग देख रहे हैं 1s2 2s2 2p4। फ्लोरीन के लिए होंगे 1s2 2s2 2p5 और नियोन के लिए होंगे 1s2 2s2 2p6। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम लोग ये सेकेंड पीरियड के जो भी एलिमेंट है उनके हम लोग एटॉमिक नंबर देख रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हम लोग देख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि जो भी फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल होते हैं, जिस भी एलिमेंट का या एटम का जो भी फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल होते हैं उनके आयोनाइजेशन एनर्जी काफी हाई होते हैं, वो सबसे हाई होते हैं। और जो हाफ फील्ड होते हैं उनको थोड़ा उनसे कम होते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। और जो पार्शियली फील्ड होते हैं उनका आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होता है। सो स्टूडेंट्स यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि लिथियम जो है, यहाँ लिथियम जो है इसका हाफ फील्ड है, इसके आउटर ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ हम लोग बेरिलियम का देख रहे हैं कि ये फुली फील्ड है। बोरोन का हम लोग देख रहे हैं कि ये भी पार्शियली फील्ड है, 2p में 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ आप लोग देख रहे हैं पार्शियली फील्ड है। फिर हम लोग कार्बन को देख रहे हैं कि कार्बन में भी पार्शियली फील्ड है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है 2p, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी पार्शियली फील्ड है। फिर हम लोग नाइट्रोजन को देख रहे हैं, ये हाफ फील्ड है। पी जो भी सबसेल होते हैं उनमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसको हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, जो कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये हाफ फील्ड है। ये आप लोग देख रहे हैं कि ये हाफ फील्ड है। ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। यहाँ हम लोग ऑक्सीजन को देख रहे हैं कि ये पार्शियली फील्ड है, क्योंकि पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और जो हाफ फील्ड होते हैं वो 3 होते हैं, तो ये भी पार्शियली फील्ड है। ये फ्लोरीन है, तो ये भी पार्शियली फील्ड है। और नियोन जो है वो फुल्ली फील्ड है। तो यहाँ पर हम लोग इसका देखेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी का किस तरह से ऑर्डर होता है। सो इसमें हम लोगों ने देखा था कि जैसे भी हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ता है। तो हम लोग लेफ्ट टू राइट ऐसे मूव करेंगे तो हम लोग को आयोनाइजेशन एनर्जी रेगुलर इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलना चाहिए, किंतु रियल में ऐसा नहीं होता है, कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्यों होते हैं? क्योंकि हाफ फील्ड और पार्शियली फील्ड और फुली फील्ड के कारण एक्सेप्शन क्रिएट होते हैं। तो हम लोगों को ये ऐसा होना चाहिए कि नियोन का जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ये सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो रियल में ऐसा होता है कि नियोन का आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि ये फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल है। यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि जो भी 2p सब सेल है, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, ये फुल्ली फील्ड है। तो फुल्ली फील्ड है, इस कारण से आयोनाइजेशन एनर्जी जो भी होगा यहाँ हम लोग लिखेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर, आयोनाइजेशन एनर्जी का यहाँ पर हम लोग ऑर्डर लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को नियोन होना चाहिए, यहाँ हम लोग को नियोन होना चाहिए मैक्सिमम। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि फ्लोरीन है, फ्लोरीन पार्शियली फील्ड है, इसमें जो भी आयोनाइजेशन एनर्जी होगा वो भी हाई होंगे, क्योंकि इसका भी जो एटॉमिक रेडियस होंगे वो छोटे होते हैं
आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के नजदीक होते हैं, इसलिए इनमें भी आयोनाइजेशन एनर्जी काफी होंगे, किंतु वो नियोन के बाद आएंगे। तो ऑर्डर तो अभी हम लोग नहीं लिखेंगे, सिर्फ एटम को लिखेंगे। यहाँ पर तो फ्लोरीन होंगे। हम लोग ऑक्सीजन को देख रहे हैं कि ये भी पार्शियली फिल्ड है, ये हाफ फिल्ड भी नहीं है और फुली फिल्ड भी नहीं है। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसके बाद हम लोग ऑक्सीजन को भी कंसीडर करेंगे, इसका क्या होते हैं ऑर्डर वो भी हम लोग आके देखेंगे। इसके बाद हम लोग नाइट्रोजन का देख रहे हैं कि नाइट्रोजन हाफ हाफ फील्ड है। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है, जो कि पी सबसेल में मैक्सिमम 6 हो सकते हैं, और यहाँ पर 3 है, इसलिए हाफ फील्ड है। सो हम लोग नाइट्रोजन का भी ऑर्डर कंसीडर करेंगे, देखेंगे कि ये किस तरह का होता है। ये हम लोग कार्बन के देख रहे हैं कि इसका जो भी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है वो पार्शियली फील्ड है, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और हाफ फील्ड होंगे तो 3 होंगे। यहाँ पर 6 भी नहीं है और 3 भी नहीं है, तो इसलिए ये भी पार्शियली फील्ड है। हम लोग कार्बन को भी देख लिए कि यह पार्शियली फील्ड है। और हम लोग बोरोन को देखेंगे कि बोरोन ये भी पार्शियली फील्ड है। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये हाफ फील्ड भी नहीं है और फुल फील्ड भी नहीं है, तो ये भी पार्शियली फील्ड होंगे। बोरोन हम लोग बेरिलियम का देख रहे हैं कि बेरिलियम फुली फील्ड है। बेरिलियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जो कि 2s है, एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यह भी फुली फील्ड है। बेरिलियम भी फुली फील्ड है। और लिथियम जो है, लिथियम ये पार्शियली फील्ड है, इसको हम लोग हाफ फील्ड भी बोल सकते हैं। हम लोग यहाँ पर लिथियम का देखेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट हम लोग मूव कर रहे हैं, तो हम लोग को इंक्रीजिंग ऑर्डर में आयोनाइजेशन एनर्जी मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन हाफ फील्ड है, ये बहुत ही स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो भी है वो बहुत ही स्टेबल है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज नहीं कर पाएगा। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो भी फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल होते हैं या हाफ फील्ड ऑर्बिटल होते हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज नहीं करते हैं, क्योंकि वो स्टेबल स्टेट में रहते हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है। इसलिए नाइट्रोजन यहाँ पर हाफ फील्ड है, ये स्टेबल है। और यहाँ हम लोग बेरिलियम का देख रहे हैं कि ये भी फुल्ली फील्ड है, ये भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज नहीं कर पाएगा, तो इसलिए यहाँ पर जो होगा वो कंटिन्यूअस ऑर्डर नहीं होगा। यहाँ हम लोग नियोन को भी देख रहे हैं कि ये फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है, जो कि फुल्ली फील्ड है, तो इसका आयोनाइजेशन एनर्जी तो सबसे ज्यादा होगा। हम लोग यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर भी देखेंगे। यहाँ हम लोग देखेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि नियोन तो सबसे पहले आएगा और फ्लोरीन भी आएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन आना चाहिए, किंतु ऑक्सीजन नहीं आएगा। ऑक्सीजन से ज्यादा जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगा वो नाइट्रोजन का होगा, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन जो आप लोग देख रहे हैं, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल फॉर्म में है, इसके हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, और ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इजीली लूज नहीं करेंगे, इसलिए इनको आयोनाइज करने के लिए हम लोग को ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। इसलिए फ्लोरीन के बाद यहाँ पर नियोन सॉरी नाइट्रोजन आएगा। फ्लोरीन के बाद यहाँ पर नाइट्रोजन आएगा, ऑक्सीजन नहीं आएगा, और ऑक्सीजन यहाँ पर आएगा। ऑक्सीजन यहाँ पर आएगा, यहाँ आप लोग देख रहे हैं। और ऑक्सीजन जो भी हो गया, इसके बाद कार्बन आएंगे, इसके बाद कार्बन आएंगे, और इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि बेरिलियम है। बेरिलियम यहाँ पर नहीं आएंगे, यहाँ सॉरी यहाँ पर बोरोन है, बोरोन यहाँ पर नहीं आएंगे, यहाँ पर बेरिलियम आएंगे, क्योंकि जो बेरिलियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देख रहे हैं कि ये स्टेबल है,
आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है जो कि फुली फिल्ड है, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज नहीं कर पाएगा, इसलिए इसको आयोनाइज करने के लिए हम लोगों को बोरोन से ज्यादा एनर्जी इसको देना पड़ेगा। बोरोन को थोड़ा एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, किंतु बेरिलियम लूज नहीं करेगा। बेरिलियम का आउटर मोस्ट ऑर्बिटल फुली फिल्ड है, इसलिए इसका आयोनाइजेशन एनर्जी इससे ज्यादा होगा। इसलिए कार्बन के बाद हम लोग बेरिलियम को रखेंगे और बेरिलियम के बाद आएगा बोरोन। बोरोन क्योंकि पार्शियली फिल्ड है, इसके बाद आएगा बोरोन आएगा, इसके बाद बोरोन आएगा और बोरोन के बाद लिथियम आएगा, बोरोन के बाद लिथियम आएगा। सो जो रियल ऑर्डर होगा वो ये होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी का रियल ऑर्डर ये होगा। हम लोग देख रहे हैं, इसको आप लोग केयरफुली देखिए और इसको थोड़ा रिवाइज करने की जरूरत है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं जो कि टफ होते हैं और इस कंसेप्ट के बेस पर इसको इजीली सॉल्व किए जा सकते हैं। तो इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लेंगे वीडियो को पॉज कर। और सो स्टूडेंट्स, इसी कंसेप्ट के थ्रू आप बहुत सारे पीरियड के जो भी एलिमेंट हैं उनके आप लोग आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर भी फाइंड कर सकते हैं। उनको सबसे पहले आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिराइव करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप लोग देखेंगे कि किसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जिसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, फर्स्ट में वो फुली फिल्ड ऑर्बिटल होंगे और सेकंड वो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होंगे। फुली फिल्ड सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, उनको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए आयोनाइज होने के लिए। उसके बाद हाफ फिल्ड होते हैं, उनको भी आयोनाइज करने के लिए एनर्जी हम लोग को देना पड़ेगा। और जो भी पार्शियली फिल्ड होंगे उनका आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होता है और इस तरह के ऑर्डर होता है। और इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे कि जब भी हम लोग स्किपिंग करेंगे, जैसे हम लोग बेरिलियम को स्किप कर दिए बोरोन से, तो यहाँ पर सिर्फ वन एलिमेंट को ही स्किप करेंगे। बेरिलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी बोरोन से ज्यादा है, वो कार्बन से ज्यादा नहीं है, वो सिर्फ बोरोन से ज्यादा है, इसलिए बोरोन को पहले हम लोग रखेंगे, कार्बन के पहले नहीं रखेंगे। इस बात को आप लोग ध्यान देना है कि सिर्फ हम लोग को एक स्टेप ही स्किप करना है। तो इस तरह से आप लोग किसी भी पीरियड के आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर आप लोग फाइंड कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग इसमें हम लोग ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी को हम लोग डिस्कस किए हैं, ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का मीनिंग ये हुआ कि हम लोग फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है। ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, ये जो भी है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है। मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने में हम लोग को जो भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा उसका ऑर्डर ये होगा। सो स्टूडेंट्स, इसी बात को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। हम लोग देख रहे हैं कि लिथियम के बाद बेरिलियम नहीं आते हैं, वो बोरोन आ जाते हैं, क्योंकि बेरिलियम का जो भी आयोनाइजेशन एनर्जी होता है वो बोरोन से ज्यादा होता है। उसी बात को हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड पर डिस्कस किया। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन में स्किपिंग हो गया है, नाइट्रोजन पहले आ गया है, ऑक्सीजन बाद में आया है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो हाफ फील्ड है, ये स्टेबल इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो स्टूडेंट्स, इन बात को आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो ये वाला हम लोगों ने ऑर्डर जो डिस्कस किया, ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का हम लोगों ने ऑर्डर डिस्कस किया, इसको हम लोग फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, इसी का ये ऑर्डर है। उसके बाद एक होते हैं सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होते हैं, इसका मीनिंग यह हुआ कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा उसको हम लोग फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। और सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा उसको हम लोग सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। और थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने में जिस एनर्जी का हम लोग को रिक्वायरमेंट होगा उसको हम लोग थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं।
तो ये तो हम लोगों ने फर्स्ट डिस्कस कर लिया, और ये है सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का ये ऑर्डर है। तो स्टूडेंट्स, इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो जो भी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, जो न्यूट्रल एटम है, उनके एक इलेक्ट्रॉन को आप लोग निकाल देंगे, और उसके बाद जो भी रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन होंगे उनका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, और उनमें हम लोग ये ऑब्जर्व करेंगे कि कौन हाफ फील्ड है, कौन फुली फील्ड है, और कौन पार्शियली फील्ड है। इसी बेस पर हम लोग इसको भी डिराइव कर सकते हैं। जो आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोग इसको खुद से डिराइव करेंगे। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी इन ए ग्रुप। तो स्टूडेंट्स, ये एक ग्रुप होते हैं 13 ग्रुप, इसको हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो भी आयोनाइजेशन एनर्जी होते हैं वो सबसे ज्यादा बोरॉन के होते हैं, उसके बाद थैलियम होते हैं, उसके बाद गैलियम होते हैं, और एल्युमिनियम होते हैं, और सबसे कम इंडियम को होते हैं। ऐसा क्यों होता है? हम लोगों ने तो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया कि जैसे जैसे हम लोग टॉप टू बॉटम हम लोग मूव करते हैं, तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, और वहां पर जेड इफेक्टिव कम होते जाता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी हम लोग का भी कम होते जाएगा। जैसे हम लोग बॉटम की तरफ मूव करेंगे किसी एक पार्टिकुलर ग्रुप में, बॉटम मोस्ट के जो भी एक हम लोग एलिमेंट लेंगे उनको कम ही हम लोग एनर्जी देंगे, तो वो आयोनाइज हो जाएंगे। किंतु यहाँ पर तो ये ऑर्डर फॉलो नहीं होता है। यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि ये ऑर्डर फॉलो नहीं होता है। सबसे ज्यादा बोरॉन का आयोनाइजेशन एनर्जी होता है, तो सही है, किंतु इसके बाद आप लोग देख रहे हैं कि ऐसे हो जा रहा है। इसके बाद तो एल्युमिनियम को आना चाहिए, किंतु यहाँ पर थैलियम आ जाता है, और फिर गैलियम आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसको भी हम लोग थोड़ा इलेबोरेट करेंगे। सो इसको हम लोग देखेंगे एक टेबल के थ्रू। तो इस टेबल में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ है बोरॉन, यह है बोरॉन, और यह है एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जैसे हम लोग टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं, तो आयोनाइजेशन एनर्जी रेगुलर हम लोग को डिक्रीज करना चाहिए, किंतु वहां पर तो कोई ऑर्डर फॉलो नहीं होता है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि बोरॉन जो भी है, बोरॉन है, इसके बाद तो एल्युमिनियम आना चाहिए, किंतु आ जा रहा है थैलियम। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि बोरॉन के बाद थैलियम आ जा रहा है। उसके बाद तो एल्युमिनियम आना चाहिए, किंतु एल्युमिनियम फिर भी नहीं आ रहा है। यहाँ पर गैलियम आ जा रहा है। उसके बाद आ रहा है एल्युमिनियम, और उसके बाद आ रहा है इंडियम। ऐसा क्यों हो रहा है? ये कौन सा ऑर्डर है? तो इसको हम लोग ऐसे देखेंगे कि जो भी बोरॉन के बाद थैलियम आ रहे हैं, तो थैलियम क्यों आ रहे हैं? तो हम लोगों ने पहले के लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो भी 5D सीरीज के एलिमेंट होते हैं उनमें लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। आप लोग को याद आ रहा होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में ये होता है कि न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो वहां पर प्लस चार्ज बढ़ेंगे न्यूक्लियस में। और जो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उनके कारण से उनके एटॉमिक रेडियस काफी छोटे हो जाते हैं, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर जाते हैं। तो जो भी आउटरमोस्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन होंगे वो न्यूक्लियस के नजदीक में आ जाएंगे। न्यूक्लियस के नजदीक में आएंगे तो उनको आयोनाइज करने के लिए हम लोगों को बहुत एनर्जी का जरूरत पड़ेगा। तो इसलिए जो थैलियम है, इसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाता है ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण से इसका जो रेडियस है वो काफी छोटा हो जाता है। यहाँ पर जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, तो इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी इतना बढ़ जाता है कि बोरॉन के बाद ऑर्डर में थैलियम आते हैं। और जो गैलियम होते हैं, ये आप लोग गैलियम देख रहे हैं, तो हम लोगों ने डी ब्लॉक में ट्रांजिशन सीरीज में ये देखा था कि इसमें एक ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन होता है जो कि पुअर शिल्डिंग इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं। जो भी डी ब्लॉक में हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रॉन जो डी ऑर्बिटल में जब भी इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं
तो वहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या जैसे जैसे बढ़ने लगती है तो वो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन होने लगते हैं, उनका शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाता है। यहाँ पर लोग देख सकते हैं कि जो भी शील्डिंग इफेक्ट है वो पुअर हो जाते हैं, इट मीन्स वो वीक हो जाते हैं, डिक्रीज करने लगते हैं और वो रेडियस छोटा होने लगते हैं, वो रेडियस डिक्रीज करने लगते हैं और इस तरह से जेड इफेक्टिव बढ़ जाते हैं। और जब भी गैलियम का जेड इफेक्टिव बढ़ गया तो उसका रेडियस तो छोटा हो जाएगा और जब रेडियस छोटा होगा तो न्यूक्लियस आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, जिस कारण से इसको आयोनाइज करने के लिए हम लोगों को बहुत सारा एनर्जी देना पड़ेगा। इस कारण से गैलियम को हेलियम के बाद हम लोग रखते हैं और उसके बाद आते हैं एल्युमिनियम। एल्युमिनियम तो नॉर्मल एक एलिमेंट हो गया, तो इसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होता है क्योंकि इसका जो जेड इफेक्टिव है वो एल्युमिनियम से ज्यादा है, एल्युमिनियम से इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है, इसलिए इसको आयोनाइज करने के लिए हम लोगों को बहुत एनर्जी का जरूरत पड़ता है। और इंडियम में ऐसा कोई भी इफेक्ट नहीं है, इसलिए इंडियम का आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होता है, इसलिए ऑर्डर में सबसे पीछे आते हैं। इसको टेबल के थ्रू एक बार फिर से हम लोग देखेंगे कि ये बोरॉन तो है, इसका आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, ये तो हम लोग समझ रहे हैं। इसके बाद एल्युमिनियम का होना चाहिए, किंतु एल्युमिनियम का नहीं होगा, यहाँ पर हेलियम आ जाएंगे। हेलियम क्यों आ जाएंगे? क्योंकि इसमें लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये आप लोग देख रहे हैं कि ये लेंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट है, लेंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट है, तो इसमें 4f सबसेल होंगे। 4f सबसेल में आप लोग समझते हैं, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होंगे तो इनके रेडियस छोटे हो जाते हैं, ऑलमोस्ट इनके इक्वल हो जाते हैं। इनके रेडियस छोटे होंगे तो वो न्यूक्लियस के नजदीक आ जाएंगे और जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाएंगे, तो इसलिए इसको आयोनाइज करना डिफिकल्ट हो जाता है। इस कारण से बोरोन के बाद हेलियम आते हैं। यहाँ हम लोग देखेंगे कि बोरोन के बाद हेलियम आते हैं और हेलियम के बाद तो भी एल्युमिनियम को आना चाहिए, किंतु यहाँ पर एल्युमिनियम नहीं आएगा, यहाँ पर गैलियम आ जाएगा। गैलियम क्यों आ गया? क्योंकि गैलियम जो भी है, यहाँ पर हम लोग गैलियम देख रहे हैं, तो गैलियम में 3d सीरीज भी होते हैं, इसमें d ऑर्बिटल है और d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन जो है वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं और पुअर शील्डिंग इफेक्ट रहेंगे तो वहां पर जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर जाएंगे। जेड इफेक्टिव जब भी इंक्रीज करेगा तो एटॉमिक रेडियस छोटा हो जाएगा और छोटा हो जाएगा तो न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज कर जाएगा, इसलिए गैलियम को भी आयोनाइज करना डिफिकल्ट है। इसलिए यहाँ पर थैलियम के बाद गैलियम आते हैं और गैलियम के बाद अब एल्युमिनियम आएंगे। गैलियम के बाद अब एल्युमिनियम आएंगे और एल्युमिनियम के बाद अब इंडियम आएंगे। इस कंसेप्ट को भी हम लोग ठीक से समझ लिए, ये सारे पॉइंट्स को भी आप लोग नोट कर लेंगे। इस कंसेप्ट से भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं और इस कंसेप्ट को यूज कर आप लोग इन सारे ग्रुप के जो भी एलिमेंट हैं इनके आप लोग आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर भी आप लोग फाइंड कर सकते हैं और इस कारण से आप लोग क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी देखेंगे। हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया उसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे। पॉइंट नंबर 1, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नॉन मेटल्स इज ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल्स। यहाँ हम लोग देख रहे हैं ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो मेटल्स होते हैं, मेटल का तो करेक्टर ही होता है इलेक्ट्रॉन को लूज करना, तो इलेक्ट्रॉन लूज इजिली क्यों कर पाएगा? वो ऐसा इसलिए करेगा क्योंकि उसका जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कम होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा तो वो इलेक्ट्रॉन इजिली लूज कर पाएगा और ये मेटल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। और नॉन मेटल्स हम लोग किसको बोलते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को इजिली एक्सेप्ट कर पाए, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, वो इलेक्ट्रॉन को इजिली लूज नहीं करता है। वो इलेक्ट्रॉन को इजिली लूज नहीं करता है क्योंकि उसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी
जो नॉन मेटल्स के हैं वो ज्यादा होते हैं, उनको आयोनाइज करने के लिए हम लोग को काफी एनर्जी का डिलीवरी करना पड़ेगा। ये पॉइंट भी आप लोग समझ लिए। अब हम लोग पॉइंट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। नोबेल गैस हैव द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू इन एनी पीरियड। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पहले भी देखा था, प्रीवियस स्लाइड में भी देखा था कि किसी भी पीरियड में हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो जो भी राइट मोस्ट जो भी एलिमेंट होते हैं वो नोबेल गैस होते हैं, और नोबेल गैस का जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो फुल्ली फिल्ड होता है। उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फुल्ली फिल्ड रहते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम कैपेसिटी है वो फुल रहते हैं। इस कारण से जो भी नोबेल गैस हैं वो इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो फुली फिल्ड होते हैं, और इस कारण से वो हाईली स्टेबल रहते हैं। उनको आयोनाइज करने के लिए हम लोग को काफी एनर्जी देना पड़ेगा, इसलिए नोबेल गैसेस के जो भी आयनेशन एनर्जी होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं अपने पीरियड में। यहाँ हम लोग पॉइंट नंबर 3 देखेंगे। सीजियम है द लोवेस्ट आयोनेशन एनर्जी, हेंस इट इज यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल। तो स्टूडेंट्स, जो भी सीजियम होते हैं, सीजियम का आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होता है, इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक सेल में इसका इस्तेमाल होता है। और सीजियम का आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम क्यों होता है? क्योंकि सीजियम जो है वो मेटल ग्रुप में होते हैं। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ये देखा था कि जो एस ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक में एस ब्लॉक का जो भी ग्रुप 1 होता है उसका आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होता है, और जब भी हम लोग टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा। तो सीजियम एक ऐसा एलिमेंट है जो लेफ्ट मोस्ट ग्रुप में होता है। लेफ्ट के जो भी ग्रुप होते हैं वो ग्रुप 1 जो होते हैं, एस ब्लॉक के ग्रुप 1, उसका आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होता है अपने पीरियड में, और टॉप टू बॉटम हम लोग मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होते जाता है। तो सीजियम एक ऐसा पोजीशन पर है, इस कारण से इसका जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो सबसे कम होता है। इसको हम लोग थोड़ा टेबल के थ्रू भी देखेंगे। इस टेबल में हम लोग देखेंगे कि सीजियम का पोजीशन कैसा है, जो कि S1 ग्रुप के है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये है सीजियम, यहाँ पर ये सीजियम है। हम लोगों ने ये देखा कि लेफ्ट टू राइट हम लोग मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होते हैं, और जो भी लेफ्ट मोस्ट ग्रुप होते हैं, ये एस ब्लॉक का ग्रुप 1 जो होता है उसका आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होता है, और हम लोग टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये तो सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी का ग्रुप है, और ये बॉटम में भी है। हम लोग फ्रेंसियम को नहीं लेंगे क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। हम लोग सीजियम को देखेंगे कि इसका आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होता है। कम क्यों होता है? क्योंकि ये बॉटम मोस्ट में आता है और ग्रुप 1 का है ये एलिमेंट, इसलिए इनका आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होता है। इसी बात को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है कि सीजियम है द लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, और इस कारण से इसको फोटो इलेक्ट्रिक सेल में इस्तेमाल किया जाता है। अब हम लोग पॉइंट नंबर 4 डिस्कस करेंगे कि हीलियम है द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। हीलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी है वो हाईएस्ट होता है। ऐसा क्यों होता है? हीलियम से इलेक्ट्रॉन को निकालना काफी डिफिकल्ट होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो हीलियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के काफी नजदीक होते हैं। इसको हम लोग इस टेबल के थ्रू भी देखेंगे। हीलियम है यहाँ पर, हम लोग देख रहे हैं कि ये एक इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस है तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होंगे? 1s2 होंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन तो इजीली लूज नहीं करेगा, और जो एस सबसेल होते हैं इनका पेनिट्रेशन भी सबसे ज्यादा होता है, पेनिट्रेशन इफेक्ट। ये न्यूक्लियस के सबसे नजदीक में रहेंगे, इस कारण से इसका जो इलेक्ट्रॉन हम लोग निकालेंगे वो इजिली नहीं निकाल पाएंगे। इनको आयोनाइज करने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा,
इसलिए हीलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट होता है। ये फोर्थ पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हीलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट होता है और सीजियम का आयोनाइजेशन एनर्जी लोएस्ट होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। इसमें जो भी पॉइंट दिए हुए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे मेटालिक कैरेक्टर। तो स्टूडेंट्स, मेटालिक कैरेक्टर में हम लोग ये देखेंगे कि मेटालिक कैरेक्टर मीन्स हाउ इजिली एन एलिमेंट लूज इलेक्ट्रॉन्स इन ए केमिकल रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, मेटल्स का मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है वो इजिली। जो भी मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को इजिली लूज कर देते हैं। वो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन को इजिली लूज कर देंगे। और इलेक्ट्रॉन को लूज करने की जो प्रॉपर्टी होती है उसी को हम लोग मेटालिक कैरेक्टर बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन जो भी लूज कर देंगे इजीली, उसको हम लोग मेटालिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। और इसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि जिसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम रहेगा उनका मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा रहेगा। जो भी एलिमेंट रहेंगे वो इलेक्ट्रॉन अगर इजिली लूज कर देंगे, मेटेलिक प्रॉपर्टी का तो मीनिंग ही होता है इलेक्ट्रॉन को लूज करना, तो जो इजिली लूज कर देंगे, जिनका आयोनाइजेशन एनर्जी लोएस्ट रहेगा, उसका मेटालिक कैरेक्टर हाईएस्ट रहेगा। ये भी आप लोग देख लिए। इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करेंगे मेटालिक कैरेक्टर एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। इसको एक टेबल के थ्रू दिखाया गया है। इस टेबल में आप लोग देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। हम लोग मेटल से नॉन मेटल की तरफ जा रहे हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। और मेटालिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम हम लोग आ रहे हैं तो वो इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि जो भी नीचे के एलिमेंट होते हैं ग्रुप 1 के, जो भी एलिमेंट होंगे बॉटम मोस्ट के, वो इजिली इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, इसलिए उनके अंदर मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। इसको एक ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है, इसको भी आप लोग नोट। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन मेटालिक कैरेक्टर। नॉन मेटालिक कैरेक्टर में हम लोग ये देखेंगे कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होते हैं। नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, जो भी एलिमेंट होंगे वो अगर किसी केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कैपेसिटी जिनमें होगी, उनको हम लोग नॉन मेटल्स बोलते हैं। और इस तरह के प्रॉपर्टी को नॉन मेटालिक कैरेक्टर बोलते हैं। जो भी एलिमेंट किसी भी रिएक्शन में अगर पार्टिसिपेट करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर लेगा, वो इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट करता है उस रिएक्शन में, तो उस प्रॉपर्टी को हम मेटालिक कैरेक्टर बोलते हैं। तो मेटालिक कैरेक्टर कैसे हम लोग इस तरह से भी बोल सकते हैं कि जिसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, इसका मीनिंग क्या हुआ कि वो इलेक्ट्रॉन को इजिली लूज तो नहीं करेगा, उसको आयोनाइज करने के लिए, उससे इलेक्ट्रॉन लूज करवाने के लिए हम लोग उसको बहुत एनर्जी देना पड़ेगा। तो हम लोगों को उसको जब एनर्जी बहुत हाई अमाउंट में देंगे तो उसी को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी उसका हाई होगा। तो जब भी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होगा तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी इंक्रीज करेगा। जो भी एलिमेंट इजिली इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर पाएंगे तो उसको हम लोग नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बोलेंगे। और जैसे जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होते जाएंगे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होते जाएंगे। इसको भी आप लोग नोट करेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे
इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होता है। इसको हम लोग डेल्टा ईजीएच से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ आप लोग देख रहे हैं डेल्टा ईजीएच, इससे भी हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसका सिंबल है। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है क्या, इसका मीनिंग क्या होता है, इसमें हम लोग क्या देखते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इंथैल्पी चेंज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू ए न्यूट्रल गैसियस एटम टू कन्वर्ट इट इनटू ए गैसियस एनायन। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये कोई भी न्यूट्रल एटम होगा जो कि गैसियस स्टेट में रहेगा, उसमें हम लोग एक बाहर से इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो उसमें जो भी इंथैल्पी चेंज आएंगे। इंथैल्पी चेंज का मीनिंग क्या होता है, इंथैल्पी चेंज का मतलब होता है कि उसमें जो भी एनर्जी का डिफरेंस आएगा, एनर्जी का जो भी चेंज आएगा उसको हम लोग इंथैल्पी चेंज बोलते हैं। तो जिस अमाउंट में एनर्जी का चेंज होगा उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। मतलब एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने में उसमें कितने एनर्जी का चेंज आ रहा है उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोलते हैं। इसको हम लोग एक एटॉमिक स्ट्रक्चर के डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे। जैसे देखिए, एक न्यूक्लियस है जिसमें 5 प्रोटॉन है। एक न्यूक्लियस में 5 प्रोटॉन है, उसके फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके जो नेक्स्ट ऑर्बिट होंगे उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसके जो नेक्स्ट ऑर्बिट होंगे उसमें 1 इलेक्ट्रॉन और होंगे। तो ये जो भी एटम है ये एक न्यूट्रल स्टेट में है, ये एक न्यूट्रल स्टेट में है और ये गैसियस है। गैसियस का मीनिंग क्या होता है, जैसे देखिए किसी भी एटम में, एक पार्टिकुलर एटम का जब भी हम लोग स्टडी करते हैं तो उसमें हम लोग एनर्जी देकर इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे या इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे या कुछ भी उसमें हम लोग मॉडिफिकेशन करेंगे तो वो हम लोग गैसियस स्टेट में ही करेंगे। गैसियस स्टेट का मीनिंग ये होता है कि वो जो ये पार्टिकुलर एटम है ये किसी भी बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किया है, इसके सराउंडिंग में कोई एटम नहीं है जिसे बॉन्डेड फॉर्म में है, और इसके ऊपर हम लोग जो भी एनर्जी का एप्लीकेशन करेंगे, जो भी हम लोग एनर्जी का डील करेंगे तो हम लोग को परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। तो इसको कभी कभी आप लोग ये सोचते होंगे कि हम लोग इसको गैसियस स्टेट में क्यों लेते हैं, हम लोग इसको गैसियस स्टेट में क्यों लेते हैं, हम लोग इसको सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में क्यों नहीं लेते हैं। तो देखिए, जो सॉलिड स्टेट होते हैं, जो सॉलिड स्टेट होते हैं तो उसमें एटम इस तरह से बॉन्डेड रहते हैं। सॉलिड स्टेट में एटम इस तरह से बॉन्डेड रहते हैं, और जो लिक्विड स्टेट होते हैं, जो लिक्विड स्टेट होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होते हैं। वो बॉन्डेड होते हैं किंतु वो लूजली बॉन्डेड होते हैं। और जो गैसियस स्टेट होते हैं, जो गैसियस स्टेट होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन बहुत दूर दूर रहते हैं। इस तरह से वो एक दूसरे से किसी तरह का इंटरेक्शन नहीं रखते हैं। और इसमें तो हम लोग एनर्जी का एप्लीकेशन देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम लोग एनर्जी का बम्बार्डमेंट करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग एनर्जी खिलाएंगे या इससे हम लोग एनर्जी लेंगे, एनर्जी हम लोग इससे खाएंगे। तो देखिए यहाँ हम लोग एक गैसियस स्टेट में हम लोग एनर्जी इसको खिलाएंगे तो हम लोग को कुछ रिजल्ट मिलेगा इस एटम में, किंतु ये अगर सॉलिड स्टेट में रहेगा तो हम लोग यहाँ के इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी खिलाएंगे, इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग एनर्जी खिलाएंगे तो ये एटम में कुछ मॉडिफिकेशन होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। हम लोग इसको जब भी एनर्जी देंगे तो ऐसा हो सकता है कि उस एनर्जी का उपयोग वो बॉन्ड को तोड़ने में कर ले, बॉन्ड को तोड़ने में कर ले।
या अपने स्टेट को चेंज करने में वो उस एनर्जी का उपयोग कर ले, तो हम लोग इसको जिस काम के लिए एनर्जी दी है वो काम नहीं करेगा, तो इसलिए हम लोग सॉलिड स्टेट नहीं लेते हैं। और लिक्विड में भी यही बात है, यहाँ पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन रहेगा और हम लोग इसको एनर्जी खिलाएंगे, तो ये अपना स्टेट चेंज करने में अपना जो भी ऑर्बिटल चेंज करने में वो उसका उपयोग नहीं कर पाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हम लोग इसको एनर्जी खिलाएंगे तो ये हो सकता है कि ये लिक्विड का जो भी बॉन्ड है इसको तोड़ने में एनर्जी लगा दे, ये अपना ऑर्बिटल चेंज नहीं करेगा, तो इसलिए हम लोग इसको गैसियस स्टेट में लेते हैं। गैसियस स्टेट में जो भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसको हम लोग अगर एनर्जी खिलाएंगे, तो हम लोग इसको जिस लिए एनर्जी खिलाए हैं सिर्फ यही काम करेगा, इसके अलावा और ये कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि ये किसी तरह के बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किया है, ये एक आइसोलेटेड एटम है, इसलिए हम लोग यहाँ पर गैसियस आइसोलेटेड हमेशा एटम लेते हैं। और ये डिफिनेशन में भी यही बताया जाता है, डिफिनेशन में भी आप लोग देखे होंगे कि आपको हर बार गैसियस एटम ही मिलेंगे, आपको फ्रीक्वेंटली न्यूट्रल गैसियस एटम से आप लोग को सामना करना पड़ेगा केमिस्ट्री में। हम लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग जब भी सॉलिड या लिक्विड स्टेट में उसको कंसिडरेशन में लेंगे, तो हम लोग जिस मकसद से इसके ऊपर एनर्जी का एप्लीकेशन कर रहे हैं, उस एनर्जी का उपयोग ये कहीं और कर लेगा, इसलिए हम लोग इसको गैसियस स्टेट में कंसिडर करते हैं। इस कंसेप्ट को आप लोग अच्छे से समझ लिए, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इस एलिमेंट को हम लोग इस इलेक्ट्रॉन को हम लोगों ने एनर्जी खिलाया, इसको नहीं, एक बाहर से हम लोग किसी इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन को इसमें ऐड किए, इस इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिटल में हम लोगों ने फिट कर दिया, इस ऑर्बिटल में हम लोगों ने इसको प्लेस कर दिया, तो ये जो न्यूट्रल एटम था, ये न्यूट्रल एटम अब न्यूट्रल नहीं रह गया, ये आयन हो गया। वो कौन सा हो गया? एनायन होगा, वो एनायन हो गया, अब ये न्यूट्रल एटम नहीं है। तो पहले जो न्यूट्रल एटम था और अब ये जो एनायन हो गया, तो इस कन्वर्जन में जो भी एनर्जी में चेंज आए हैं, इस एटम के जो ऑर्बिटल्स है इसमें जो भी एनर्जी में चेंज आए हैं, उस चेंज को हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। यहाँ पर ये तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, एक न्यूट्रल गैसियस एटम जो है वो बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को इसमें हम लोग ऐड किए हैं, और इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में इसमें जो भी एनर्जी में चेंज आए हैं, उस चेंज को हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। इसको ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं, एक्स गैसियस प्लस इलेक्ट्रॉन, मतलब ये कोई एक एलिमेंट है गैसियस फॉर्म में, इसमें हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किए तो ये गैसियस एनायन फॉर्म में आ गया, तो इसमें जो भी एनर्जी में डिफरेंस आए हैं उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलेंगे। इसका जो यूनिट होता है वो किलो जूल पर मोल होता है। सो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को आज हम लोगों ने समझा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होते हैं, और इसमें हम लोग हमेशा गैसियस स्टेट में क्यों लेते हैं, हमेशा न्यूट्रल गैसियस एटम आइसोलेटेड, ये आप लोग हमेशा पढ़ते होंगे, ऐसा हम लोग क्यों लेते हैं, इसको भी हम लोग ने डिस्कस किया। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही है। सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो आज के जो भी हम लोगों ने लेक्चर अटेंड किया, इसके आप लोग सारे नोट्स अच्छे से बना लेंगे, इसका आप लोग रिवीजन भी करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।